सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वन पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ गॉस लॉ। और जल्दी से रिमाइंड करा दूं, गॉस लॉ में हमने बात करी थी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो ऑलरेडी हम देख चुके थे। उसको हमने लिंक किया था चार्ज एंक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। और सबको याद आ रहा होगा, सिंपल सेंस में, सिंपल फॉर्म में जो गॉस लॉ इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है वो होता है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड थ्री डायमेंशनल सरफेस, विच इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। तो जो नेट फ्लक्स होता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स के कैलकुलेशन में क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके थे। वो क्वेश्चन का सीक्वेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया था और दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिले थे। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क के लिए। हमें फाइंड करना था नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, अगर फर्स्ट पार्ट डी इज ग्रेटर देन आर। तो क्वेश्चन का देखो मीनिंग क्या था। क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गिवन था। ये गिवन था एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और ये एक चार्ज रॉड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फर्स्ट पार्ट, जब ये डिस्टेंस डी ग्रेटर देन आर होगा तो रॉड कहाँ लाई करेगी, रॉड लाई करेगी आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में चार्ज एनक्लोज इज जीरो। तो ए पार्ट हम बोल सकते हैं, पार्ट ए में चार्ज एनक्लोज इज जीरो, एंड हेंस नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज आल्सो जीरो। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में चार्ज एनक्लोज जीरो है, रॉड कंप्लीटली गॉसियन सरफेस के बाहर लाई करेगी, आउटसाइड लाई करेगी, चार्ज एनक्लोज जीरो होगा। सेकेंड पार्ट, डी इज लेस देन आर। डी इज लेस देन आर के लिए अब हम क्या करेंगे, डी लेस देन आर के लिए ये रॉड आ जाएगी गॉसियन सरफेस के अंदर, कुछ पार्ट आ जाएगा गॉसियन सरफेस के अंदर। तो हमें फाइंड करना है कितना पार्ट एंक्लोज हुआ है। अब ये लेंथ हो जाएगी डी, ये आर, ये लेंथ मान लो एल है। तो एल हो जाएगा, बी पार्ट की बात कर रहे हैं, एल हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो क्यू इनसाइड कितना होगा, क्यू इनसाइड होगा लेमडा इंटू टू एल, चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ एंक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। और हमें पता है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज लैम्डा इंटू टू इंटू आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है बी पार्ट का आंसर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और दिया था होमवर्क के लिए। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन ये था। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था, पहले ये समझते हैं। हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग गिवन है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेडियस आर, ये गिवन था क्वेश्चन में। प्रॉब्लम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ये हमें गिवन था। उसके बाद अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था फ्लक्स पासिंग थ्रू स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ये मैंने एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस क्रिएट करा है, ये हमने स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ये वाला क्रिएट करा है, ठीक है। किस तरह से क्रिएट करा है, सेम रेडियस का है, पर इसका सेंटर कहाँ है, रिंग के पेरीफेरी पर हमने इसका सेंटर रखा है। मतलब इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का, ये जो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर है रिंग के पेरीफेरी पर।
अब हमें पता है इसमें से अगर फ्लक्स निकालना है तो चार्ज एनक्लोज़ फाइंड करना पड़ेगा। कितना चार्ज एनक्लोज़ है? इतना चार्ज एनक्लोज़ड है, ये देखो, ये है चार्ज एनक्लोज़ड। अब ये चार्ज एनक्लोज़ कैसे फाइंड करेंगे? हमें इसका मतलब ये लेंथ फाइंड करनी है इनडायरेक्टली। ये जो ये लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। ये दोनों सेंटर्स होंगे, तो जॉइन करो, ये डिस्टेंस r, ये ब्लैक वाला रेडियस हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का रेडियस, ये भी r होगा, और ये जो रिंग थी, उसका रेडियस ये भी r होगा। ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? तीनों मिलके तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। अच्छा, अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है, जो सबको क्लियर होगा, ये एंगल अगर 60 डिग्री हो जाता है, तो इसके बाद इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल एंगल, अगर मैं ये टोटल एंगल की बात करूँ, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल ये वाला, ये हो जाएगा 120 डिग्रीज़। अब अगर ये एंगल 120 डिग्री होता है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि पूरे रिंग का 1/3 पोर्शन है ये? 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, ये 120 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्यू इनसाइड कितना है? क्यू इनसाइड है क्यू नेट का 1/3। क्यू नेट कितना होगा? 2 पाई r इंटू लैम्डा। टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग इज 2 पाई r, सर्कमफरेंस इंटू लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। और उस टोटल चार्ज ऑफ द रिंग का कितना पोर्शन, रिंग का कितना पोर्शन एनक्लोज्ड है? 1/3, तो 1/3 चार्ज होगा। और डिवाइडेड बाय, अगर मैं क्या कर दूँ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? फ्लक्स। फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जो कि हमने क्वेश्चन में दिया था। चलिए, अब उसके बाद आपको ट्राई करना है, आज की स्टार्टिंग करनी है आपको इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, ये एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, क्यूब के फॉर्म में है, और इसे हम ले रहे हैं हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहाँ पर है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब। और ये जो आपको फेस दिख रहा है, ये वाला फेस, इस वाले फेस से जस्ट एक रॉड टच हो रही है, अभी एंटर नहीं कर रही, जस्ट टच हुई है। t इक्वल टू 0 पर ये रॉड जस्ट इस फेस को टच करती है, अब ये एंटर करना स्टार्ट करती है। अब इस फेस के अंदर ये एंटर करना स्टार्ट करती है। आगे आपको सब कुछ दिख जाएगा, रॉड का चार्ज, रॉड की लेंथ, रॉड की स्पीड, टाइम t इक्वल टू 0 पर एंटर करना स्टार्ट करती है। अब ये सॉल्व करना है।
फर्स्ट पार्ट तो सबका आंसर आ गया होगा। देखो, क्यूब से फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, तो हमें पता है फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब विल बी मैक्सिमम। दिस फ्लक्स will be maximum when charge enclosed is maximum। चार्ज इनसाइड जब मैक्सिमम होगा, फ्लक्स ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। अब चार्ज इनसाइड मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है? जब पूरी रॉड अंदर एंटर कर जाएगी। देखो, कंप्लीट रॉड जब एंटर कर जाएगी, चार्ज एनक्लोज्ड मैक्सिमम होगा। तो इतना, ये टाइम क्या होगा? रॉड को कितना डिस्टेंस कवर करना है? इस पॉइंट को टोटल मिलाकर ए डिस्टेंस कवर करना है। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही डायरेक्ट है, टाइम लगेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ए बाय वी। दैट्स इट, आंसर आ गया हमारा। राइट, आंसर आ गया है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, जो कि कांस्टेंट गिवन है। ये आ जाएगा टाइम, जिसमें फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज मैक्सिमम। अब रही बात ग्राफ की। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ समझना जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ, और यही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, देखते हैं चलो। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बिटवीन फ्लक्स, या ग्राफ ऑफ फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो, स्टार्टिंग में जीरो से लेकर इस टाइम तक फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इस टाइम पर फ्लक्स मैक्सिमम है। और टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कंप्लीट रॉड बाहर थी। देखो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर रॉड का कोई भी पोर्शन इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं था। इसका मतलब टाइम टी इक्वल टू जीरो पर तो फ्लक्स जीरो है, और इंक्रीज होकर फ्लक्स किसी एक पॉइंट पर होगा मैक्सिमम। और वो टाइम भी हमें पता है कि किस टाइम पर फ्लक्स मैक्सिमम होने वाला है। हमें पता है कि किस टाइम पर वो मैक्सिमम होगा, टी इक्वल टू ए बाय वी, वो टाइम है जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा ये भी हमें पता है। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज कितना होगा? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, रॉड का जो चार्ज, ये रहा रॉड का जो चार्ज था, ठीक है, क्यू, ये चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स। अब क्वेश्चन है इन दोनों को ज्वाइन कैसे करें, स्ट्रेट लाइन से करें, कर्व से करें, ये कैसे पता चलता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल टी टाइम की बात करेंगे। देखो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे रॉड पूरी बाहर थी, तो मुझे बताओ टाइम टी पर कितना पोर्शन रॉड का अंदर होगा? टाइम टी पर रॉड का वीटी पोर्शन अंदर होगा। टाइम टी पर कितनी लेंथ अंदर होगी? वी इंटू टी लेंथ अंदर होगी। ये देखो, कुछ इस टाइप की लेंथ अंदर हो जाएगी। टाइम टी पर वी टाइम्स टी लेंथ अंदर आ जाएगी। और इसमें चार्ज कितना होगा? चार्ज निकालना था, लेंथ, दैट इज वी टी इंटू चार्ज डेंसिटी इज क्यू बाय ए। क्यू क्या है? चार्ज, डिवाइड बाय ए क्या है? टोटल लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को मैं अगर वी टी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? क्यू इनसाइड। और डिवाइडेड बाय क्या करना था मुझे? एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये लीनियर फंक्शन है, दिख ही रहा है यहाँ से लीनियर फंक्शन है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी। लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन होने का मतलब ग्राफ कैसा बनाएंगे हम? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या होगा? जितना टाइम रॉड को अंदर आने में लगा, उतना ही टाइम रॉड को बाहर जाने में लगा। जैसे लीनियर इंक्रीमेंट अभी हुआ है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा? इसके थोड़ी देर बाद हमें मिलेगा लीनियर डिक्रीमेंट। लीनियर इंक्रीमेंट की थोड़ी देर बाद हमें मिलेगा लीनियर डिक्रीमेंट। और कंप्लीट रॉड एग्जिट कब कर जाएगी? टू ए बाय वी टाइम पर कंप्लीट रॉड एग्जिट भी कर जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम टू ए बाय वी।
चलो ग्राफ नोट कर लिया होगा। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि बाकी सारे एप्लीकेशंस कैसे वर्क करेंगे। तो पता है सबसे बेसिक जो हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं गॉस लॉ को क्यों यूज करते हैं? गॉस लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन, सिंपल सा स्टेटमेंट बता दूं, गॉस लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन एक ही है, और वो एप्लीकेशन है इन ऑर्डर टू फाइंड। गॉस लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या ऐसा लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन हाईली सिमेट्रिकल केसेस। हाईली सिमेट्रिकल केसेस, हाईली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं। देखो एक एप्लीकेशन से समझते हैं, अभी नोट मत करना, पहले समझना। सपोज मुझे पॉइंट चार्ज की फील्ड फाइंड करनी है। देखो लेफ्ट डायग्राम देखो, अभी सब कुछ भूल जाओ, एक एक बार में एक एक चीज देखो। पहले लेफ्ट डायग्राम देखो, एक चार्ज दिख रहा है आपको, इससे आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मुझे फील्ड फाइंड करनी है। याद है हम लोगों ने कूलम्स लॉ की हेल्प से करा था कि वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते थे, उस पर फोर्स निकाला, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करा, मतलब इस चार्ज से डिवाइड करा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, हमें मिल गया आंसर के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमें आंसर भी पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। चलो, बट अब गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? हमें पता है यहाँ पर इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पर मैं फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, उस पॉइंट पर फील्ड कहाँ होगी, उस पॉइंट पर फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड। अच्छा हम एक काम करते हैं, चार्ज को सेंटर लेते हुए, चार्ज को सेंटर लेते हुए एक ऐसा गॉसियन सरफेस, एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो इस पॉइंट से पास करता हो। जिस पॉइंट पर मुझे फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट से पास करने वाला मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। तो टेकिंग द ओरिजिनल चार्ज एट द सेंटर एंड रेडियस आर से मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाता हूँ दैट पासिस थ्रू द सेम पॉइंट जहाँ पे मुझे फील्ड फाइंड करनी थी। चलो अब इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से हर जगह पे आप देख रहे हो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। डिफरेंशियल एरिया देखो, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर आप आउटवर्ड नॉर्मल लोगे, डिफरेंशियल एरिया वेक्टर आप आउटवर्ड नॉर्मल लोगे, वो फील्ड के डायरेक्शन से मैच करेगा। मतलब एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर, देखो इस बार मैंने ये सब डायग्राम्स भी दो दो तीन तीन रखे हैं, ज्यादातर केसेस में कोशिश करी है कि आपको डायग्राम विजुलाइज हो जाए, राइट। चलो अब अगर ऐसा केस है तो क्या मैं इसका लिख सकता हूँ ई डॉट डी एस, याद है ई डॉट डी ए जो होता था, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को मैं डायरेक्टली ई डी ए लिख दूं, क्योंकि कॉस जीरो वन हो जाएगा हर जगह पर। वैसे ई डी ए कॉस थीटा होना चाहिए था, पर ई डी ए कॉस थीटा में एंगल 0 डिग्री है, तो मैं इतना तो लिख ही सकता हूँ ई डी ए। अच्छा ई डी ए में भी हर पॉइंट पर देखो फील्ड सेम होगी, सिमेट्री है, क्योंकि मैंने बताया ना सिमेट्री है। हर पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फील्ड सेम है, तो फील्ड तो आ गई बाहर। फील्ड कांस्टेंट होने के कारण फील्ड बाहर आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करना है, सो एज टू कवर द एंटायर गॉसियन सरफेस, मतलब डीए का सम, समेशन ऑफ डीए सच दैट इट कवर्स द एंटायर गॉसियन सरफेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये समेशन हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स होता है चार्ज एंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो आपको नेक्स्ट स्टेप में ई आता हुआ दिख रहा होगा, ई आ गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के। तो उसको आप लिखोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो मैंने लिखा ना के ई, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा ना लिखना चाहो तो इसके जगह इसको आप ऐसा लिख दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन इजी था,
जिससे आपको एक इनसाइट पता चल जाए कि अप्लाई कैसे करना है। सर्कल इंटीग्रेशन के ऊपर क्यों प्लेस करा है, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में बता चुके थे आपको, आप याद करो। आप लोग अगर क्लास में अटेंटिव नहीं रहोगे तो मैं दोबारा हेल्प नहीं करूँगा। ठीक है, हम लोग अभी 12th में हैं, सिलेबस भी हमारा वास्ट है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे प्रैक्टिस करने हैं इसके बाद। हम चाहते हैं कि टॉपिक जब भी कंप्लीट होता है हम क्वेश्चंस भी इंक्लूड करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, वो आप बार बार सब लोग पूछोगे तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें गलती आपकी है, आपने एफर्ट नहीं लगाए, क्लास में कॉन्सेंट्रेट आप नहीं करते हो, क्लास नोट्स रिवाइज आप नहीं करते हो, तो ये तो आपका फॉल्ट हुआ फिर। देखो, एक लिमिट के बाद कोई भी टीचर हेल्प नहीं कर सकता है जब तक आप खुद ही एफर्ट नहीं लगाओ। ये सिंगल डायग्राम भी बना लूंगे, चल जाएगा काम। ये सिंगल डायग्राम से आपको क्लियर होता है कि हमें आर डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड करनी थी, और फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा। डन। चलिए, अब आगे सेकंड। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लार्ज रॉड या इन्फाइनेटली लार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो क्या ही याद होगा? नोट्स तो रिवाइज करते ही नहीं हो, याद कैसे होगा आपको, है ना? 2k λ/r। याद है, एक बड़ा सा फॉर्मूला आया था बहुत दिनों पहले कूलम्स लॉ में। अरे वाह, याद है आप लोगों को, मैसेज भी आ गए हैं। गुड। पेस्ट टर्न करके देखा होगा, और क्या। एक रॉड थी, और उसके लिए हम लोगों ने, याद है, वो पॉइंट निकाला था, आई कैप लेना है, जे कैप लेना है, अल्फा बीटा, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, अल्फा बीटा कैसे लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। याद करो, पूरा इंटीग्रेशन हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन हुआ था, जिसमें 3 वेरिएबल थे, 2 को एलिमिनेट करना पड़ा था। ठीक है, तो वो सब कुछ करने के बाद फील्ड आई थी एक्स डायरेक्शन में अलग, वाई डायरेक्शन में अलग। अच्छा, वो फील्ड आने के बाद स्पेशल केस याद है? स्पेशल केस अल्फा बीटा टेंडिंग टू जीरो। अल्फा बीटा टेंडिंग टू जीरो कब होते थे? जब वो वायर इनफाइनाइट होता था, तो उसके लिए स्पेशल स्पेशल बैच के लिए स्पेशल केस में एक स्पेशल फॉर्मूला आया था, 2k λ/r। ठीक है, पर उसमें मेहनत लगी थी बहुत, पहले इंटीग्रेट करा, फिर स्पेशल केस लगाया। अब देखो कितने इजीली विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम फाइंड कर सकते हैं ये सब कुछ। तो देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है, इनफाइनेटली लार्ज वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वायर खत्म नहीं हुआ है, वायर आगे भी एक्सटेंड कर रहा है ना? ये आगे एक्सटेंड कर रहा है।
अब देखो ये डायग्राम ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे, वैसे इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। दोनों डायग्राम वैसे एक जैसे ही हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। तो मुझे फील्ड कहाँ फाइंड करनी है, पहले बात तो बताते हैं फील्ड कहाँ फाइंड करनी है। तो मुझे इस वायर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड करनी है। कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर फील्ड फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जिसकी हाइट है एच। एच ले लो, एल ले लो, फर्क नहीं पड़ता। एच हाइट का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जिसका रेडियस है आर। जहां पर वो पॉइंट है ना, उस पॉइंट से पास करने वाला, ये रहा वो पॉइंट, उस पॉइंट से पास करने वाला मैंने बनाया एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, पिछली बार स्फीयर इस बार सिलेंडर। देखो जैसी फील्ड होगी वैसा ही शेप का हम गॉसियन सरफेस लेंगे, सच दैट एंगल 0 डिग्री हो जाए। अब यहाँ मैं स्पीयर लूंगा, यहाँ फील्ड है सिलेंड्रिकली आउटवर्ड, और स्पीयर लूंगा तो क्या होगा, ई डॉट डी एस, वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है कॉस थीटा उसमें गड़बड़ होगी। पिछली बार फील्ड स्फेरिकल थी, रेडियल थी, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल था। इस बार फील्ड जो है वो सिलेंड्रिकली आउटवर्ड है तो गॉसियन सरफेस भी वैसा है, ठीक है। अब आगे की स्टोरी समझते हैं। नोट करने का टाइम दूंगा मैं आपको, हमेशा नोट करने, कभी ऐसा हुआ है आपको नोट करने का मैंने टाइम ना दिया हो? आपको पता है मैं इतना अच्छा हूँ, हर बार आपको नोट करने का पूरा पूरा टाइम देता हूँ, ठीक है। तो जैसे हर बार मैं आप लोगों को नोट करने का टाइम देता हूँ, भरोसा रखो मुझ पर, इस बार भी मैं आप लोगों को नोट करने का अच्छा खासा टाइम दूंगा। पर उससे पहले हम कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। नोट करने की जल्दबाजी में क्या होता है, आप कंसेप्ट पे ध्यान देते नहीं हो, फिर पूछते हो कि सर ये सर्कल क्या होता है, सर ये सर्कल कहाँ से आया, ये सर्कल क्यों आया। तो इसीलिए पहले सुन लो पूरा। तो ये डायग्राम देखो, ये फोटो देखो, गॉसियन सरफेस, ये रहा गॉसियन सरफेस। इतने अच्छे अच्छे फोटो हैं, इतने अच्छे अच्छे एनिमेशन है, देखो एच हाइट, आर रेडियस। अब मुझे बताओ कि गॉसियन सरफेस से ई डी ए में, ई और डी ए सेम डायरेक्शन में होंगे, ये देखो ई भी बाहर और इसका सिलेंडर का ये डिफरेंशियल एरिया भी बाहर, रेडियली आउटवर्ड। तो इसका मतलब ई डी ए में एंगल फिर से क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मंडे मॉर्निंग की, हर बार एंगल 0 डिग्री मिल रहा हो। तो ई बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, 2 पाई आर एच। अच्छा आपको पता है ना ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स 0 होगा, सोच लेना क्यों। फील्ड ग्रेस करते हुए जा रही है, नीचे वाले सरफेस को फील्ड ग्रेस करते हुए जा रही है, इनसे फ्लक्स 0 है। जो है सो कर्व सरफेस से है, कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस 2 पाई आर एच इजिकल टू क्यू इनसाइड। जरा बताओ देखकर क्यू इनसाइड कितना होगा, ये दिख रहा है क्यू इनसाइड, ये इतना है क्यू इनसाइड, ये इतना चार्ज एंक्लोज्ड है। कितना चार्ज एंक्लोज्ड है बताओ जरा। हमें तो वो चार्ज देखना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, वो चार्ज होगा लेमडा इंटू एच, चार्ज डेंसिटी इंटू हाइट, लेमडा एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करके खुद ही देख लो, एच से एच कैंसल, खुद ही तसल्ली कर लो, ई इतना आ रहा है। क्या इसको ऐसा लिख दूं, 2 k लैम्डा बाय आर, जो चाहते थे वो फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब हम आपको भरपूर टाइम देंगे। देखो कितने इजीली आ गया, कितनी इजीली फॉर्मूला आ गया। हम आपको भरपूर टाइम देंगे लिखने के लिए। अच्छे से एक एक लाइन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, सफिशिएंट टाइम देंगे हम आपको। धोखा थोड़ा ना करेंगे आपके साथ। अच्छा ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ किसका है। जब सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर तो फिर पूछने का मतलब ही नहीं है। ई वर्सेस आर, फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम वायर। अच्छा ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, वो पढ़ा है ना, एक वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये वाले ग्राफ है। वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x उस टाइप का ग्राफ है। ई इज इक्वल टू 2 k लैम्डा बाय आर प्रोपोर्शनल टू 1/r।
अब देखो जितनी मेहनत लगी थी इंटीग्रेशन करने में, काम कितना आसान हो गया। बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि सिमेट्री पूरी होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि क्योंकि वायर इन्फानाइट है तो हमें पता है कि हर जगह पे फील्ड एक जैसी मिलेगी आपको, सिलेंड्रिकल आउटपुट मिलेगी, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। चलो बाकी का बाद में लिखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। आओ देखें आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आना चाहिए के लैम्डा ही। देखो, एक लॉन्ग थिन इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है, और मास है m। अब इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। इसको घूमने के लिए क्या चाहिए? इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ ई इक्वल टू एफ सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब 2k λ/r, तो फील्ड हो गई। फील्ड इंटू चार्ज इज फोर्स इज इक्वल टू mv² / r, ठीक है। तो यहाँ से देखो r से r कैंसिल कर दो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। देखो अगली स्टेप में आपको दिख जाएगा, हाफ mv² निकालो। हाफ mv² इक्वल टू k λ e। अगले ही स्टेप में आपको आता हुआ दिख जाएगा। किसी स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है। अच्छा, नहीं समझ में आया? ओ हो। अरे रे 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 रे। ओहो, हमने क्यों डाला इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, बताओ।
देखो हम ट्राई करते हैं फिर से इस डिफिकल्ट क्वेश्चन को समझाने की। देखो, एक थिन सिलेंड्रिकल वायर था, एक बहुत थिन सिलेंड्रिकल लंबा सा वायर था जिसमें एक चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा, और एक इलेक्ट्रॉन को ये वायर पसंद था। बचपन से उस इलेक्ट्रॉन को ये वायर पसंद था, तो उसने क्या करा, पर वायर के पास जाने की हिम्मत तो थी नहीं, तो वो क्या करता रहा, वो वायर के अराउंड चक्कर लगाता रहा, गोल 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 चक्कर लगाता रहा। अब सवाल ये है कि उसको चक्कर लगाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है उसको मोटिवेशन। उसको चाहिए सर्कल लगाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कौन दे रहा है? वायर की जो फील्ड है, वायर की फील्ड कहाँ है? बाहर। वायर की फील्ड पता है ना कहाँ है? वायर की फील्ड है बाहर, पर है तो ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगता है? फील्ड के अपोजिट। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वायर की फील्ड का, वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। 2k लैम्डा बाय आर अभी अपन ने पढ़ा फील्ड होती है, फील्ड इंटू चार्ज, क्योंकि नोट्स तो रिवाइज करते ही नहीं हो ना आप लोग, है ना। दुनिया के सबसे बड़े बेशरम वो लोग होते हैं जो नोट्स रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2k लैम्डा बाय आर फील्ड हो गई, फील्ड इंटू चार्ज हो गया फोर्स। ठीक है, फोर्स कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स पता है क्या होता है? mv² बाय आर। ठीक है, तो ये आर से आर कैंसल हुआ। यहाँ से अगले स्टेप में आपसे बोले कि हाफ mv² निकालो, तो हाफ mv² कितना आ जाएगा देखो जरा, k लैम्डा ई। पर हाफ mv² तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी। अगली बार से ना क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करोगे ना, ऐसा रेपटा मारेंगे ना, बिल्कुल चलती क्लास में ऐसा रेपटा मारेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन आप लोग मत करो, ये क्वेश्चन मैं करूंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वॉच एंड डन। किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 2 मार्क का ये न्यूमेरिकल होता है, पूरा 1 या 2 मार्क का। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, फिर देखो स्टेप भी देख लो सीबीएसई के बाद। मैंने स्टेप्स बता दूं आपको पहले, वैसे आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करना, पर अब थोड़ा सा आपको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना शुरू कर दूं कि लिखना कैसे है। देखो, ऐसे नहीं लिखना है फॉर्मूला लिख के आंसर लिख दिया ना, बिल्कुल नहीं ना। देखो, सीबीएसई वालों को थोड़ा परेशान करना रहता है। गिवन, गिवन क्या, गिवन लैम्डा इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁶, जबकि दिख रहा है ऊपर ये गिवन है, पर फिर भी लिखना है आपको क्वेश्चन पेपर में, मतलब आंसर शीट में। फिर लिखना है आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻⁻² मीटर, ये लिखना है। फिर लिखना है, सॉल्व नहीं करने बैठ जाना है। फिर लिखना है नेक्स्ट स्टेप में टू फाइंड। क्या फाइंड करोगे? गिवन तो है, पर क्या फाइंड करना है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई ड्यू टू इनफाइनाइटली, पूरा लिखना है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। फिर इसके बाद सॉल्व मत करने बैठ जाना, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? कंसेप्ट यूज्ड। कंसेप्ट यूज्ड में क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर बाय गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फिर फाइनली सॉल्यूशन आएगा। जब एग्जामिनर पूरी उम्मीद हार जाएगी अब आप सॉल्व करने वाले हो क्वेश्चन को, तब आपको एग्जामिनर को एकदम से सरप्राइज करना है ना। सरप्राइज करना है सॉल्यूशन के साथ, जब वो पूरी उम्मीद हार जाए कि ये लड़का सॉल्यूशन तो करने नहीं वाला है ना, जब से लेकर अभी तक बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूरा टाइम पास कर रहा है, तब जाके आपको सॉल्यूशन लिखना है कि E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट, सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ k इज इतना, लैम्डा इज इतना which is given in the problem, and radius is इतना। This value now on simplification gives us the final value। सॉल्व कर लेना, आंसर ऐसे मत लिख के आना, और उसको हाईलाइट भी जरूर कर देना, चेक करने वाले के इजी होता है। और यूनिट लिखना मत भूलना। आंसर के पास दो चीजें होगी, एक तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और एक यूनिट होगी, और उसको ऐसे हाईलाइट करके आ जाना बस। फिर देखो जो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, फिर आप मुझे याद करोगे।
मेरी गारंटी इस तरह से लिख कर आओगे, गलत भी करके आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर 2 का 5 देगा आपको। ठीक है, चलो अब आगे। अब आगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला आ गया, मैटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। लाइफ में कंफ्यूजन ना हो, और फिजिक्स की क्लास में, पर्टिकुलरली फिजिक्स की क्लास में सब्जेक्ट में कंफ्यूजन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लाते हैं। अब देखो, अभी कंफ्यूजन वैसे नहीं आएगा, इसके बाद वाली हेडिंग में आएगा, पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा यहीं से। पढ़ो हेडिंग क्या है, फील्ड ड्यू टू थिन नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब आप सोचोगे सर शीट क्या होती है, तो इसका मतलब होता है एक बहुत थिन, अपन ऐसा बोल सकते हैं पेपर के फॉर्म में। मान लो ये देखो, ये दिख रहा है जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी का एक पेपर, आप कॉपी होल्ड करो, कॉपी का एक पेपर आपको एक शीट के साथ दिखेगा, बोलते हैं ना जब आपके पास पेपर्स खत्म हो जाते हैं कि भैया 2 शीट दे दो, 4 शीट दे दो, वैसा। तो इस टाइप से ये है बहुत थिन। अब इसके सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है, दिख रहा है, ये सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है। और मजा आएगा अभी देखना, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब बिल्कुल ऐसे आंखें ना, आंखें बिल्कुल गिद्ध चमगादड़ों की तरह खुली की खुली रह जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और जो रिजल्ट आएगा, और जैसे आप रिजल्ट देखोगे, तो बिल्कुल एकदम से आंखें ना गिद्ध चमगादड़ों की तरह खुल जाएगी पूरी तरह से, देखना। तो हमें फाइंड करनी है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, इनफाइनाइट साइज है, ये देखो लिखा है, इनफाइनाइट साइज की प्लेन शीट है। ठीक है, देखो आपके सामने मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कैसा बनाया, जो हो गया आर पार। आर पार का मतलब समझ में आता है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया, वो सिलेंडर ऐसा बनाया जो पेपर के आर पार हो गया। ठीक है, दिख रहा है पेपर के आर पार हो गया है वो। अच्छा, शीट पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा। मैं सिखाऊंगा कि इसमें गॉस लॉ कैसे लगाते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, वॉच एंड लर्न, ये होता है। अच्छा, आपको याद है कि इसकी जो फील्ड लाइंस होती है बाय सिमेट्री, हमें पता है कि फील्ड लाइंस कैसे होगी शीट की, इनफाइनाइट साइज की शीट है तो फील्ड लाइंस होगी आउटवर्ड्स। ये देखो आउटवर्ड फील्ड लाइन दिख रही है, राइट में राइट, लेफ्ट में लेफ्ट, लेफ्ट की फील्ड लेफ्ट में, राइट की फील्ड राइट में। ठीक है, एक इनफाइनाइट शीट लो, इनफाइनाइट साइज की शीट लो, इमेजिन करो बहुत बड़ा पेपर है, इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा पेपर आ गया, और बहुत बड़े पेपर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और इनफाइनाइट साइज की शीट के कारण जो फील्ड होगी अब वो क्या होगी, उससे आउटवर्ड, उससे पैरेलल आउटवर्ड। ये देखो मैंने डायग्राम बनाया है, पैरेलल आउटवर्ड कैसा बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बनाया है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिसका, जो कि सिलेंडर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आता है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मैंने लिया ए के इक्वल। चलो अब मुझे बताओ टोटल फ्लक्स कैसे निकालूंगा। टोटल फ्लक्स देखो कितना होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस वन, ये है सरफेस वन, सरफेस वन से फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू ए। फिर फ्लक्स थ्रू सरफेस टू, चाहो तो आप डेल्टा एस लिख दो, मैंने अब यहाँ डेल्टा एस लिखा है तो आप डेल्टा एस लिख दो, ई इंटू डेल्टा एस। फ्लक्स थ्रू सरफेस टू, ये है सरफेस टू, सरफेस टू से फ्लक्स कितना होगा बताओ। एक काम करते हैं और अच्छे से लिखते हैं, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री इज नेट फ्लक्स। फाई वन कितना, ई इंटू डेल्टा एस। फाई टू कितना, अगेन ई इंटू डेल्टा एस। फाई थ्री बता सकते हो कितना, जीरो। आप सोचो सर जीरो कैसे आ गया, देखो हर बार कर्व्ड सरफेस पे याद है, ये टाइप का कर्व्ड सरफेस अगर ऐसे रखा है तो फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल, ऐसा बोल दो, फील्ड ग्रेस करते हुए जाएगी। क्वेश्चन भी कराया था मैंने इस पे, सिलेंडर वाला क्वेश्चन, कलर कलर करे थे मैंने, तीन तीन कलर करे थे, याद करो। ठीक है, चलो ये याद आ गया, गुड। इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब जरा मुझे बताओ क्यू इनसाइड कितना होगा। देख रहा है, ध्यान से देखने वाले को समझ में आ जाएगा, सिलेंडर के अंदर इतना चार्ज एनक्लोज होगा, ये देखो। एक्चुअली सिलेंडर तो आर पार हो गया, तो शीट का कुछ पोर्शन सिलेंडर के अंदर फंस गया है। तो जो सिलेंडर जो है वो शीट के आर पार हो गया, तो शीट का थोड़ा सा पोर्शन सिलेंडर के अंदर फंस गया है, तो कितना चार्ज होगा,
इतना एरिया और इतनी चार्ज डेंसिटी, इतना चार्ज शीट का सिलेंडर के अंदर फंस गया है। अब आंखें खुली की खुली ना रह जाए तो बताना मुझे। ये देखो, गौर से देखो इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। यही वो इक्वेशन है, गौर से देखिए, यही वो इक्वेशन है जो हम लोगों ने डिस्क के बाद, पहले तो डिस्क का फॉर्मूला डिराइव करना डिफिकल्ट, उसमें इंटीग्रेट करो, बहुत दुनिया भर की मेहनत। ठीक है, दुनिया भर की मेहनत के बाद डिस्क का फॉर्मूला आया था। फिर डिस्क के फॉर्मूले का स्पेशल केस याद है, इनफाइनाइट रेडियस की डिस्क, स्पेशल केस ऑफ डिस्क। पर देखो आज हमारा काम कितना आसान हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लिया जाए। मुझे पता है कि अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप लोगों के दिल में गॉस के लिए रिस्पेक्ट और इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। ठीक है, इन्फानाइट टाइम्स बढ़ गई होगी। बस इसलिए ज्यादा एप्लीकेशन नहीं बताएंगे। ठीक है, ज्यादा एप्लीकेशन बताने से गॉस की इज्जत कम हो जाएगी, फिर नहीं तो होता है ना डार्क नाइट में कि यू आइदर डाई ए हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। तो इसीलिए अगर ज्यादा गॉस लॉ बता देंगे तो फिर वो इज्जत कम हो जाएगी, बैटमैन के जैसे हो जाएगा काम फिर, है ना, डार्क नाइट वाले बैटमैन के जैसा। इसीलिए 5-6 एप्लीकेशन ही बताएंगे। हाँ, ज्यादा पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर वापस जो गॉस की जो रिस्पेक्ट बन गई वो फिर वापस गड़बड़ हो जाएगी। अब थोड़ा सा चेंज आया। चेंज ये आया कि इस बार हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अभी तक हमने शीट की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं एक कंडक्टिंग प्लेट की। अब देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये डिफरेंस क्यों है। तो ऐसे समझो कि प्लेट पहली बात होगी थिक। थिक मतलब जैसे अब आप मान लो आपकी कॉपी की जितनी थिक,
एक कॉपी ले लो आप, ठीक है, कॉपी की जितनी ठीक होगी। दूसरी बात, अगर कंडक्टिंग है तो क्या होगा बताओ जरा। कंडक्टिंग है तो जो चार्ज होगा वो दोनों सरफेसेस का, आपको याद है चार्ज सरफेस पर आ जाता है कंडक्टर के। तो अब इसमें चार्ज क्या है, दोनों सरफेसेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, लेफ्ट सरफेस पर भी है, राइट सरफेस पर भी है। अब यहाँ पे टेक्निकली कंफ्यूजन कई बार क्या होता है कि आपने चार्ज डिफाइन कैसे करा है। तो देखो, इसके दो सरफेस दिख रहे हैं, एक तो ये वाला सरफेस दिख रहा है जो आगे है, देखो दिख रहा है आगे वाला सरफेस, और एक पीछे वाला सरफेस भी दिख रहा होगा जो पीछे होगा, जो आपको दिख नहीं रहा है अभी, राइट। अब अगर कोई डिफाइन करता है कि सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो डिफाइन कैसे करना चाह रहा है। जैसे मान लो मैं आगे से देखता हूँ इसको, और आगे वाला सरफेस दिख रहा है। अब अगर मैं बोलता हूँ आगे वाले सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो देखो सेम डायग्राम बना रहा हूँ, सेम गॉसियन सरफेस, सब कुछ सेम। सब कुछ सेम होने के बाद देखो मैं वही लिखूंगा, ई इंटू डेल्टा एस प्लस ई इंटू डेल्टा एस प्लस जीरो इज इक्वल टू। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना, चार्ज एंक्लोज में कितना आएगा, आपको समझ में आ रहा है। एक राइट वाला सरफेस कट हुआ है, एक लेफ्ट वाला सरफेस कट हुआ है। दो सरफेस कट होने के कारण टोटल चार्ज पता है इतना हो जाएगा। और टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट से जब आप फील्ड निकालोगे तो फील्ड इतनी आएगी। पर इससे इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, आप इतना ही क्यों कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगाओ। कैसे अपना दिमाग लगाओ, ये देखो। आप तो ये मान लो कि जो, थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको, समझना। जैसे अभी मैं आपको प्लेट दी, प्लेट दी है, तो प्लेट में हो क्या रहा है, प्लेट में हो ये रहा है। आप चाहो तो ना इसको एग्जाम्पल में बना भी लेना साथ में। इसको एग्जाम्पल में हम बनाएंगे भी कि जैसे प्लेट दी है, ये प्लेट है ना। अब इस प्लेट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है। तो जब आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालोगे तो आपको याद है कि ये पहले वाले की फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलन नॉट, उसके पास में एक और रखा है, उसकी भी फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलन नॉट। तो देखो रिजल्टेंट कितना आएगा। ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, इसी को एक्सटेंड करोगे तो आप ऐसा मान लो कि एक थिन शीट आगे रखिए, एक थिन शीट पीछे रखिए, तो आपको मिल गई एक प्लेट। ये इस तरह से आपको एक प्लेट मिल जाएगी, जिसमें बेसिकली लेफ्ट राइट में मैंने दो शीट रखी। तो पहला आप एक काम करो, ये नोट करो। ये नोट करने के बाद, जब ये नोट हो जाएगा, इसको नोट करने के बाद हम ये है ना उसी के अंदर नीचे है ना, ये भी नोट कर देंगे, ये पूरा इतना। तो आपको क्या है, जब रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा ये वाला केस। ठीक है, हो जाओ शुरू।
अब ये नोट करने के बाद ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, ये साथ में नोट कर लेना रेफरेंस के लिए, आपको याद हो जाएगा ये। चलिए डन, होपफुली नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद एप्लीकेशन नंबर 5। अब एप्लीकेशन नंबर 5 ये आपको याद आ रहा होगा, ये आप लोग ग्रेविटेशन के टाइम से पढ़ चुके हो, फील्ड ड्यू टू हॉलो स्पेरिकल शेल। एक स्पेरिकल शेल है, चार्ज क्यू, रेडियस आर का, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेम एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए। इसका रीजन है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करो तो आपको याद है कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चार्ज कहाँ जाएगा अल्टीमेटली। अगर स्फीयर कंडक्टिंग है तो अल्टीमेटली चार्ज तो उसके सरफेस पर ही आएगा, और अगर चार्ज सरफेस पर आएगा इसका मतलब इनडायरेक्टली इट विल बिहेव एज अ होलो स्फीयर या होलो स्पेरिकल शेल। तो अब ये देखो हमारे पास यहाँ पर जो शेल है उसमें चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, चार्ज यहाँ प्रेजेंट है। चार्ज प्रेजेंट है इस रीजन में, ये यहाँ चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पर, सरफेस पर मान लो आप इसको, ये सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है। कितना चार्ज प्रेजेंट है सरफेस पर, चार्ज प्रेजेंट है क्यू। हमें इसके कारण फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि फील्ड फाइंड कहाँ करनी है। तो केस वन इज व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड, ये देखो दिख रहा है पॉइंट पी, पॉइंट पी बाहर है, दिख रहा है ये पॉइंट पी यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, स्पीयर के सेंटर को सेंटर मानते हुए पॉइंट पी से पास करने वाला एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसका रेडियस है स्मॉल आर, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा इतने रेडियस का हम लोग एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, चलो इतना गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपको पता है क्या लिखेंगे हम, वही फ्लक्स इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है सिमेट्री है, सिमेट्री के कारण मैं डायरेक्ट लिख दूं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगली स्टेप में देखो ई कितना आ रहा है, के क्यू, के लिख दूं तो चलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखो ये फील्ड आ रही है, ये आपको याद है जब, ये तो हमने पढ़ा था कि जब कोई पॉइंट बाहर होता है तो स्पीयर का पूरा चार्ज सेंटर पे लेते हुए फील्ड लिख सकते हैं। देखो गॉस लॉ के हेल्प से वो लिखा जाता है एक्चुअली, गॉस लॉ के हेल्प से वो वैल्यू आती है, पर हमने वो पहले ही पढ़ लिया था। अब इसका रीजन समझ लो, रीजन ने बताया था, हम आगे देखेंगे रीजन गॉस लॉ में आएगा तो वो आया रीजन। सरफेस स्पेशल केस था, सरफेस पर ऑब्वियसली के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अभी नोट करवा दूंगा, नोट करने से पहले याद है मैंने एक बताया था इनसाइड फील्ड जीरो होती है, सब आपके क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, ग्राफ बनवाया था मैंने, आप याद करो ग्राफ वगैरह की भी बात। वैसे ग्राफ अभी अपन फिर से बता देंगे आपको, इनसाइड फील्ड जीरो होती है। ठीक है, इनसाइड फील्ड जीरो होने का रीजन भी है, देखो इनसाइड फील्ड जीरो क्यों है। केस टू, अभी नोट करवाऊंगा करवाऊंगा, टाइम देंगे हम नोट करने के लिए, पहले आप पूरा समझ लो। इसका अभी अपन ग्राफ वगैरह बनाएंगे, हमने पोटेंशियल ग्राफ बनाया था, वैसे ही फील्ड का ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ ऑलरेडी आप 11 में देख चुके हो ग्रेविटेशन में, पर हम बनाएंगे अभी फिर से। देखो पॉइंट पी, अब अगर इनसाइड हुआ पॉइंट पी, देखो ये पॉइंट पी इनसाइड है, मैं फिर से क्या करूंगा, स्पीयर को सेंटर लेते हुए पॉइंट पी से पास करने वाला एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ये दिख रहा है, ये स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, एस जी एस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। पर अब इस बार हो क्या रहा है पता है, जब मैं ई डॉट डी एस का इंटीग्रल निकालूंगा जो कि है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस आप मुझे इतनी सी बात बता दो इसमें क्यू इनसाइड कितना है, जीरो।
चार्ज तो जो था वो तो सरफेस पर था, अब आप तो गॉसियन सरफेस ही अंदर बना रहे हो। गॉसियन सरफेस अंदर बनाने का मतलब चार्ज एनक्लोज या इंटरप्ट इज जीरो। इफ चार्ज एनक्लोज इज जीरो, हमें पता है ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, जो लेफ्ट साइड पर इंटीग्रल आ रहा है उसकी वैल्यू जीरो है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई इज जीरो, देयरफॉर ई इनसाइड शुड बी जीरो। ये बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे फ्रीक्वेंट केसेस होते हैं। अच्छा अभी रुकना 1 मिनट, अभी नोट करवा दूंगा मैं, पहले समझ लो। आउटसाइड फील्ड देखो, सरफेस पर भी फील्ड यही है, आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए। इनसाइड फील्ड जीरो, या फिर ऐसा लिख दो आउटसाइड सरफेस, और इनसाइड कितनी, जीरो। ठीक है, वो दोनों चीजें एक ही है, दोनों एक तरह से ही लिखा है फॉर्मूले में, बस मैंने यहाँ पे ऊपर इनइक्वालिटी लगा दी है और नीचे मैंने 3 अलग अलग केस बना दिए। तो अब देखो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, जीरो से लेकर जब तक मैं सरफेस तक नहीं आ जाता, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना एक्सक्लूजन पॉइंट इंक्लूजन पॉइंट, शायद पढ़ ही लिया होगा ग्राफ में अभी तक तो आपको ये समझना चाहिए इनसाइड है, ये इनसाइड है जहाँ फील्ड जीरो है। सरफेस पर मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये सरफेस हो गया, सरफेस, और ये आउटसाइड। और यहाँ ध्यान देना, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस की फील्ड। ठीक है, और इसी का यूज हमने पोटेंशियल में किया था, याद करो। इनसाइड पोटेंशियल में बोला था इक्वी पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि अंदर फील्ड ही जीरो है। फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, ई डॉट डी आर जीरो होना, मतलब अंदर का पूरा रीजन इज इक्वी पोटेंशियल रीजन, रीजन होगा रीजन इक्वी पोटेंशियल रीजन। अब बारी है इसे नोट करने की। बना लोगे ना डायग्राम भी। फिर इसके बाद सेकेंड केस, ई इनसाइड, दैट इज जीरो।
फाइनली इसका ग्राफ। ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर। है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हमें 3-4 केसेस और देखने हैं इसमें। एक होगा इसमें सॉलिड स्फीयर, थोड़ा एक्सप्रेशन अलग आएगा। फिर सॉलिड सिलेंडर, उसकी हम बात करेंगे। और फाइनली इसके बाद इसका हम यूज़ करेंगे कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने में। तो इसी के हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से हम कुछ कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सेशन को पॉज कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। गुड बाय एंड टेक केयर।